वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। कल जो है हमने पिछली वीडियो में ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके बारे में बात करी थी। इसमें हमने ये जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिया था, होमोजेनस हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, सब्सटेंस क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में जो हमारे ट्रू मिक्सचर्स होते हैं वो। तो ट्रू मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो कितना होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ ट्रू और सस्पेंशन के बीच में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर तक के इनका साइज़ होता है। जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि लार्ज दैन होता है 1 नैनोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं या नहीं, तो जो सोल्यूट होते हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक का इनका साइज़ होता है। जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में बात करते हैं कि किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, तो ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, यानी कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो सेम रहती है। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें देखने में होमोजेनस लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कैसे होते हैं, हिट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशंस कैसे होते हैं, हिट्रोजेनस होते हैं। इनको आप इसमें आपको अलग अलग जो लेयर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अगर जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको आप सिंपल जो फिल्ट्रेशन की मेथड है उससे उसके जो पार्टिकल्स है उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। कोलाइडल जो है इसको भी सिंपल फिल्ट्रेशन की हेल्प से इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। सस्पेंशन जो है इसको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको वो सेपरेट कर सकते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं हमारे वो ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर में। कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब इनके आर पार हम बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओपेक जो सस्पेंशन होते हैं वो ओपेक होते हैं, यानी कि इनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। ट्रू की बात करते हैं तो इसमें जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं। जो पार्टिकल्स अगर हम सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए ऐसे ही स्टेबल पोजीशन में अगर रख देते हैं, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, स्टीम नहीं करते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। इसी तरह से जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं इसका भी कैसा सॉल्यूशन होता है, स्टेबल होता है, यानी कि इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है स्टेबल रहने पे सेटल डाउन नहीं होते हैं। जबकि जो सस्पेंशन होता है ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी अगर आप इसके जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए ये रख देते हो एक स्टेबल पोजीशन में, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो देखने को मिलती है। सस्पेंशन जो है उसमें डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है, ये टिंडल इफेक्ट को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू और जो पार्चमेंट पेपर है उसके थ्रू, तो इसलिए इस जो मेथड है उससे आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो पार्चमेंट पेपर होता है उससे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। सस्पेंशन जो है उसमें आप फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो और पार्चमेंट पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो शुगर इन वाटर ये कैसे हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। कोलाइडल में आते हैं हमारे जो दो इंपॉर्टेंट हैं, मिल्क एंड ब्लड। और अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं इसमें आता है हमारा सैंड और मड इन वाटर। तो ये हमारे सस्पेंशन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशंस थे। अब हम बात करते हैं कोलाइडल में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो इसमें आपको पहले दो टर्म्स पता होनी चाहिए, पहली है डिस्पर्सल फेज और दूसरी है डिस्पर्सल मीडियम। सो डिस्पर्सल फेज यहाँ पे सोल्यूट को कहा गया है, यानी कि वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। डिस्पर्सल मीडियम वो होता है मीन्स सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट लेते हैं, अगर हमारा लिक्विड सोल्यूट है और उसको हम गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एरोसोल कहलाता है। जो फोग है, क्लाउड जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, एरोसोल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसी तरह से सॉलिड को हम गैस में जो है डिसॉल्व कर रहे हैं या डिस्पर्स कर रहे हैं तो वो भी एरोसोल कहलाता है, जैसे कि हमारा स्मोक हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज गैस को अगर हम लिक्विड में कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, फोम। इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम।
लिक्विड को अगर लिक्विड में किया जा रहा है तो वो इमल्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम, इमल्शन पेंट्स, ये किसके एग्जाम्पल है? इमल्शन के एग्जाम्पल हैं। सॉलिड को अगर लिक्विड में कर रहे हैं हम तो वो सोल कहलाता है। इसमें एग्जाम आता है हमारा मड आता है, और डाइजीन जो आप एंटासिड है वो भी किसके एग्जाम्पल है सोल का एग्जाम्पल है। अगर गैस में लिक्विड को डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो फोम कहलाता है। एग्जाम्पल जो फोम आपका देखने को मिलता है, जो मैट्रेस में डलता है, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फोम के एग्जाम्पल है। लिक्विड में सॉलिड को कर रहे हैं तो वो जेल कहलाता है। एग्जाम्पल जेली, चीज़ जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। सॉलिड में अगर सॉलिड को कर रहे हैं तो सॉलिड सोल कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे कलर्ड जेमस्टोन्स, ग्लास हो गया जो मिल्क अपीयरेंस देता है। और गैस में गैस को अगर डिसॉल्व आप कर रहे हो तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमें पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को हम दो मेथड से मेजर करते हैं। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज और दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा कंसंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। इसमें आप किसके ऊपर इसका जो है इसको डिवाइड कर रहे हो? कंसंट्रेटेड में हमारा जो सोल्यूट है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और जो सोलवेंट है उसका अमाउंट कम होगा। जो डाइल्यूट है इट मीन्स इसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कम होगी और सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। नाउ मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो इसमें हम मास लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 10% शुगर सॉल्यूशन बताना है, तो अगर इसका हम मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे तो इस मीन्स क्या होगा कि जो 10 ग्राम शुगर है वो किस में डिजोल्व है? 90 ग्राम वाटर में। ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज आता है। इसके अगर हम निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया? 90 + 10 और इनटू में 100, इट मीन्स 10%। तो इस तरह से हम जो है मास बाय मास परसेंटेज जो है वो निकालते हैं। सिमिलरली अगर हमें मास बाय वॉल्यूम अगर लेना है तो यहाँ पे हम मास ना लेके वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 10 ग्राम लिया था तो यहाँ पे हम ml में बात करेंगे, 10 ml शुगर एंड 90 ml हमारा जो भी वाटर या कोई और आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो वो, एंड देन टोटल कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है वो। तो इस तरह से हम मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करके जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। सो डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे, अब उनको हम रिवाइज करते हैं और जो नए मेथड्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। सो सबसे पहले एवोपरेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक एवोपरेट हो जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो आपको पेट्री डिश में ऐसे के ऐसे एज इट इज़ मिल जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मिक्सचर ऑफ डाई हो गया और वाटर हो गया। इसमें जो डाई है उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है जो वाटर के कंपैरिजन। सो सारा वाटर हमारा जो है वो एवोपरेट हो जाता है, जो डाई होती है वो हमारी जो पेट्री डिश है उसी के अंदर रह जाती है। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस होता है वो किसके बेसिस पे होता है? उनकी डेंसिटी के बेसिस पे। जब हम मिक्सचर जो है उसको रोटेट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं सबसे नीचे, जो लाइटर हैं वो उससे ऊपर और लाइटेस्ट जो है वो सबसे ऊपर। इस तरह से यहाँ पे ये जो है टेस्टिंग जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये आपने घरों में भी देखा होगा कि जब जो मक्खन निकालते हैं, आप दही से मक्खन बनाते हो तो उसमें इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को। जो टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसमें जो फैट होता है वो इसी प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। एप्लीकेशंस और क्या क्या है इसकी? जो ब्लड टेस्टिंग होती है, यूरिन टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक जो लैब्स होती हैं उसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डेयरीज़ होती हैं, होम होता है उसमें बटर फ्रॉम क्रीम, उसमें निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इवन हमारी
उसके जो ड्रायर्स होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हम क्या लेते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। सो इस तरह से हमारी सेपरेटिंग फनल होती है। इसमें आप देख सकते हो हमने वाटर और केरोसिन ऑयल को लिया है। जो केरोसिन ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये ऊपर जो है लेयर बना लेता है। इसी तरह से अगर आप कोई और ऑयल लोगे तो वो भी वाटर के ऊपर इस तरह से कलेक्ट हो जाएगा। ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप कोक होती है, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे धीरे धीरे करके जो वाटर है वो हमारा जो बीकर रखा है उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही केरोसिन ऑयल की जो लेयर यहाँ पे तक आएगी हम स्टॉप कोक को वापस से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस, फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को वाटर से कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। इसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है फ्रॉम इट्स ओर, उसमें भी हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। जो स्लैग होता है हमारा वो लाइटर होता है, उसको इसी तरह से जो मोल्टन आयरन होता है उससे सेपरेट आउट किया जाता है। नाउ सब्लिमेशन जो फोर्थ प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक जो होता है वो सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम मीन्स डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा होता है वो सब्लाइम नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें तो आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट, जो कॉमन सोल्ट होता है NaCl। इसका अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं तो इसमें जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम हो जाएगा, लेकिन जो कॉमन सोल्ट है वो सब्लाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पेट्री डिश में इन दोनों का जो है मिक्सचर लिया है, नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनने के बाद वो जो हमारा इन्वर्टेड फनल है उसमें इस तरह से जो है सोल्डिफाइड हो जाता है, और बाद में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि जो हमारा सोल्ट होता है कॉमन सोल्ट वो पेट्री डिश में एज इट इज़ रह जाता है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जितने भी सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, उनको जब हमें सेपरेट आउट करना होता है उनके मिक्सचर को, तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। फिफ्थ इज, इसमें क्या है प्रिंसिपल हमारा, जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो सेपरेट आउट होते हैं बाय एड्जॉर्बेंट, क्योंकि जो एड्जॉर्बिंग हमारा सरफेस होता है वो डिफरेंट रेट पे एड्जॉर्ब करता है उन सब्सटेंसेस को, उन कंपोनेंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसमें हमने वाटर जो है या सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो बॉटम से 2-3 सेंटीमीटर अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से। यहाँ पे हमारा इंक स्पॉट होता है जिसके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट आउट करना होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये सॉल्वेंट जो है यहाँ के इस फिल्टर पेपर के ऊपर जाएगा, इससे जो डाई के कंपोनेंट्स हैं वो भी अपनी एड्जॉर्बेंट रेट के अकॉर्डिंग इस तरह से सेपरेट आउट होते चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। कलर्स ऑफ डाई जो होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल में उससे में इसका यूज़ किया जाता है। जो ब्लड से ड्रग्स जब हमें सेपरेट करने होते हैं, जो डोपामिन टेस्ट होता है एथलीट्स जो करवाते हैं, डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें भी हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हम मिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और बाद में उनको कंडेंसेशन से कूल किया जाता है और फिर उनको कलेक्ट किया जाता है। जिसमें से जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले एवोपरेट होके जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन कंडेंस होता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और दूसरा वाला हमारा यहाँ पे जो है बीकर में ही रह जाता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है उसको बोलते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं एसीटोन एंड वाटर। जब आप इन दोनों के मिक्सचर को हीट करते हो तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो ये बॉयल होता है, डिलीवरी ट्यूब तक जाता है। ये डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कंडेंस हो जाता है ये, ठीक है। कंडेंस होने के बाद जो है इसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है बीकर में, और जो वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही हमारा यहाँ पे रह जाता है। अब अगर हमारे 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं, जब तक कि सारे कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं हो जाते। जैसे कि हमारा एयर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसमें हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोला जाता है।
एक और है कि जो अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो हमारा 25 या 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो। टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन अगर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो हमारा इस तरह से अगर हमें लेना है तो इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट को कितना रखते हैं, लेस देन 25 या 30 डिग्री सेल्सियस। इससे कम होता है तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। जैसे कि जो पेट्रोलियम है उसमें आप इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। इसमें आपको पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल गैस, ये सारे जो हैं अलग अलग इस तरह से सेपरेट आउट होते दिखाई देंगे। सिमिलरली जो एयर है उसको भी आप इस मेथड से जो है सेपरेट आउट कर सकते हो, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग। सबसे पहले एयर को हम कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, लिक्विड एयर बन जाती है। लिक्विड एयर को थोड़ी देर वार्म किया जाता है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, यहाँ से हीट प्रोवाइड करके, और धीरे धीरे इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग जो गैसेज हैं, वो डिफरेंट हाइट पे सेपरेट होती चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ एप्लीकेशंस, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट्स होते हैं, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग होगी, क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन जो होता है वो इसी मेथड से किया जाता है। और इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, जो क्रूड ऑयल होता है उससे यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने पढ़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये क्या हमारी यूजफुल सब्सटेंसेस है जिसको हमने क्रूड ऑयल से सेपरेट किया है। ऑर्गेनिक जूस होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, तो उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती है मिक्सचर से, उनको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा सुटेबल सॉल्वेंट होता है उसमें उस को डिज़ोल्व करते हैं और बाद में उस कंपोनेंट को क्रिस्टलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर लेते हैं हम तो कॉपर सल्फेट के इम्प्योर जो क्रिस्टल्स हैं वो हमने लिए, उसको सबसे पहले हमने डिज़ोल्व किया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और उसको हीट किया, तब जब तक हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड नहीं हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हो उस टेम्परेचर के ऊपर। अब इस सॉल्यूशन को जो है ओवरनाइट रख दिया जाता है कूल होने के लिए, ताकि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो बन सकें, और बाद में जब आप उनको देखते हो तो हमें प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं फिल्टर पेपर पे आपको वो मिल जाएंगे। ये एक प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन वो एवोपरेशन से बेटर क्यों मानी जाती है, क्योंकि जब हम एवोपरेशन करते हैं तो डायरेक्ट हम हीट करते हैं, तो हीट करने से जो कुछ सॉलिड होते हैं वो या तो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर चैरेड हो जाते हैं, जल जाते हैं, जैसे कि शुगर हो गया। दूसरा, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो उसके अंदर रह जाती है फिल्ट्रेशन करने के बाद भी, इसीलिए हम क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अगर एप्लीकेशन में अगर देखोगे तो आप साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, अलम फिटकरी जो हो गया, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इस मेथड से सेपरेट करते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को किया जाता है इम्प्योर क्रिस्टल से, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाटर प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह से होता है, उसके क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो रिजर्वेयर होता है उसमें इम्प्योर वाटर आता है हमारा, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे जो सॉलिड होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाद हम उसको लोडिंग टैंक में भेजते हैं ताकि जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारी या जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अलम की हेल्प से इकट्ठा किया जाता है, लोड बनाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पे फ़िल्टर की जाती हैं। इसके बाद उसको भेजा जाता है क्लोरीनेशन टैंक में जहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऐड की जाती है जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए, और फाइनली जो वाटर होता है उसको घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी वाटर प्योरिफिकेशन की। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। नॉट ईजिली रिवर्ड, यानी कि ईजिली इनको रिवर्स नहीं कर सकते हो आप। न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट्स हमारे यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादातर हम हीट, लाइट, साउंड जो है फिजिंग
ये देखते हैं अगर इस तरह की रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है कुछ केसेस में, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। एग्जाम्पल वुड बर्निंग या राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शंस चेंजेस के। नाउ फिजिकल ईजिली रिवर्सिबल होती हैं, एक बार हो गई तो वापस से पहले वाले फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, स्टेट चेंज होती है जस्ट। एग्जाम्पल आइस मेल्टिंग, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? जो रोटी होती है उसकी जो डो होता है उससे आप कोई भी शेप बना सकते हो उसको, और बाद में उस शेप को अगर आपने उसको बेक नहीं किया है तो वापस से पहले वाली फॉर्म में ला सकते हो। नाउ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं उसको हम जो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस, मीन्स उनमें शाइनिंग होती है, जैसे कि आप गोल्ड सिल्वर देखते हो तो इनकी ज्वेलरी बनती है क्योंकि लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल जो है नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती, एक दो एक्सेप्शंस हैं लेकिन ज़्यादातर ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटलॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब आप इनको शीट्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, वायर बना सकते हो इनसे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं मेटलॉइड्स की, तो इसमें हमारा बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, मीन्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं हमारे। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ इस पूरे चैप्टर में हमने मिक्सचर्स की बात की, एलिमेंट्स की बात की, डिफरेंट जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उसकी बात की। अब हम डिफरेंस देखते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। सो मिक्सचर आप सिंपली कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स कर सकते हो जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी न्यू सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा मिक्सचर फॉर्मेशन जब आप कर रहे हो तब। जो कंपाउंड होता है इसमें सब्सटेंसेस को रिएक्ट कराया जाता है ताकि उनसे नई सब्सटेंस मिल सके। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं होता है। जो कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं। यहाँ पे जो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो कि कंस्टेंट्स हैं और कंपोनेंट्स की वो ये शो करता है। कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो शो नहीं करेंगे। जो नया हमारा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो अपने कंस्टेंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। इसको आप जो है इसके कंपोनेंट्स को ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हो कोई भी मैकेनिकल या फिजिकल जो मेथड्स है उससे। कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है, कंपाउंड को आप फिजिकल या सिंपल जो फिजिकल मैकेनिकल मेथड्स हैं उनसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल हो गया इसमें आयरन और सल्फर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। इसमें आप सिंपल मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करके आयरन को अलग कर सकते हो, सल्फर को अलग कर सकते हो। कंपाउंड में आयरन और सल्फर को अगर हम रिएक्ट करवा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड बन जाएगा। आयरन सल्फाइड को आप मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे जो हमारा आयरन सल्फाइड बना है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आयरन और सल्फर से बिल्कुल डिफ़र होंगी, अलग होंगी। सो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।